कंपाउंड्स हैं, इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फॉर्म्स में। सैचुरेटेड फॉर्म में है आपके पास एल्केन, जिसका जनरल फॉर्मूला है CnH2n+2, जिसमें जो कार्बन है वो सिग्मा बॉन्ड से अटैच है, 4 सिग्मा सिंगल बॉन्ड्स। ठीक है, मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स कार्बन बना सकता है, चारों के चारों ये सिग्मा है। बट अनसैचुरेटेड में हमारे पास है एल्कीन्स, एल्काइंस और साथ में अरीन्स भी हैं। जो एल्कीन्स हैं उनका जनरल फॉर्मूला है CnH2n और एल्काइंस आर CnH2n-2। एल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है, एल्काइंस में ट्रिपल बॉन्ड होता है। और ये जो अरीन्स हैं, एरोमेटिक कंपाउंड, खुशबू वाले कंपाउंड्स, इनमें स्पेसिफिकली हम बेंजीन की बात करेंगे। बेंजीनॉइड्स, बेंजीन वाले कंपाउंड्स जो खुशबूदार होते हैं। ठीक है, इनमें ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड तो है, लेकिन ये प्योर डबल बॉन्ड की तरह नहीं बिहेव करते, ये हमेशा मूव करते रहते हैं, डीलोकलाइज्ड होते हैं, और इसलिए हम इसको रिंग के फॉर्म में भी प्रेजेंट कर देते हैं। सो वी स्टार्ट विद एल्केन्स। एल्केन्स में ये जितने भी आपकी LPG, LNG, CNG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ये जितने भी आपके पास फ्यूल्स हैं, ये सारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है, तो जो एल्केन्स हैं उनको हम पैराफिन्स भी बोलते हैं, बिकॉज दे हैव लिटिल एफिनिटी टू रिएक्ट। व्हाई सो? क्योंकि इनके सारी तरफ सिग्मा बॉन्ड है, तो अगर कुछ भी इसको रिएक्शन करना है, इसको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड अपना तोड़ना पड़ेगा, इसीलिए ये ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं, अनरिएक्टिव हैं। ठीक है, तो अगर इनको प्रिपेयर करना हो तो इसकी जो प्रिपरेशन है उसके हमें 3 मेन मेथड्स बताए गए हैं प्रिपरेशन के। सबसे पहला है हाइड्रोजनेशन। ठीक है, सेकेंड वन इज फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स, जिसके अंदर हम वोट्स रिएक्शन भी करते हैं। एंड थर्ड वन इज फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसके अंदर हम डी कार्बोक्सिलेशन और करते हैं कॉल्बेज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। तो ये सारी जो रिएक्शन है वो प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स के हैं, कि कैसे आप एल्केन्स बना सकते हो। तो जैसे इसमें पहला है हाइड्रोजनेशन। तो किसकी हाइड्रोजनेशन से? अगर आपके पास एल्कीन है, आप उसमें हाइड्रोजन ऐड करते हो किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो वो एल्केन बन जाएगा। ठीक है, एल्कीन से एल्केन बन जाएगा। या आपके पास अगर ट्रिपल बॉन्ड है एल्काइन, उसमें अगर आप हाइड्रोजन ऐड करते हो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो पहले वो एल्कीन बन जाएगा, और हाइड्रोजन ऐड करते हो तो वो एल्केन बन जाएगा। ठीक है, ये आपकी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, कि हाइड्रोजन ऐड करके कैसे आप एल्कीन से एल्केन या एल्काइन से एल्केन बना सकते हो। एल्काइल हैलाइड, एल्काइल ग्रुप होता है CH3 ग्रुप, इसमें आपने हेलोजन पुट किया, जिंक
की प्रेजेंस में, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में, तो H2 की प्रेजेंस में से, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में, तो ये इसमें H और Cl निकल जाएगा और ये एल्केन बन जाएगा। ठीक है, जिंक की प्रेजेंस में आप एल्काइल हैलाइड से एल्केन बना सकते हो। अब इसमें अगर आपको सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का एल्केन बनाना है, ठीक है, जितने कार्बन इधर है उतना ही इधर सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का बनाना है, तो वो इस मेथड से बन जाएगा। लेकिन अगर आपको डबल नंबर ऑफ कार्बन का एल्केन चाहिए, तो आप वुड्स रिएक्शन यूज करते हो, जिसमें आप दो एल्काइल हैलाइड लेके सोडियम से उसको ट्रीट करवाओगे, ये 2NaCl निकल जाएगा और आपके पास ये दोनों जो बचे हुए CH3 है आपस में जुड़ के डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का एल्केन बना सकते हैं। ठीक है, तो जिंक यूज करके सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का आप एल्केन बना सकते हो, और सोडियम यूज करके वुड्स रिएक्शन इसका नाम है, इसमें आप डबल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का एल्केन बना सकते हो। ये मेथड है एल्काइल हैलाइड से एल्केन बनाने का। ठीक है, नेक्स्ट है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन में क्या है, आपने लेना है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, लाइन डाला, हीट किया, तो क्या होगा, ये Na2CO3 ये पूरा निकल जाएगा, Na2CO3 निकल जाएगा और ये बच जाएगा CH4। तो इसमें बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होता है सोडियम कार्बोनेट के फॉर्म में, और इसीलिए इसको डी कार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। ठीक है, अब सेम यहाँ पर अगर आपको सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का एल्केन चाहिए, तब आप इस मेथड को यूज करते हो, डीकार्बोक्सिलेशन। लेकिन अगर आपको डबल कार्बन का एल्केन चाहिए, तब आप इलेक्ट्रोलिटिक मेथड यूज करते हो। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे कि आपको याद करना आसान हो। तो हम इसमें लेंगे CH3COONA और इसमें डालेंगे वाटर। वाटर को मैंने H2O की जगह HOH लिखा है, और 2 मोल्स लेने हैं हमें इसके, तो मैं इसको दोबारा लिख देती हूँ CH3COONA और साथ में वाटर। इससे आपको याद करना इजी होगा कि प्रोडक्ट्स हमारे क्या बनेंगे। तो क्या होगा इसमें, जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, ये दोनों CH3 आपस में जुड़ जाएंगे, ये 2 मोल्स CO2 के रिमूव हो जाएंगे, 2 इसमें से NaOH निकल जाएंगे और एक इसमें से H2 रिमूव हो जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट्स हमारे पास बन रहे हैं, ये CH3 ये इथेन बन गया। आपने तो एक CH3 वाला कंपाउंड लिया था, डीकार्बोक्सिलेशन से ये तो निकलना ही था। ठीक है, तो यहाँ पर आप इथेन बनाने के लिए, मीथेन बनाना था तो ठीक है, 2 कार्बन लिए, एक में तो कम हो ही जाना है, पर इसमें लेट्स नॉट से सेम कार्बन, अगर 1 कार्बन आपको चाहिए, जैसे 1 कार्बन का चाहिए, तो आप उसका जो सॉल्ट है वो 2 कार्बन वाला ले लोगे। ठीक है, तो इसमें क्योंकि डीकार्बोक्सिलेशन में 1 कार्बन कम हो जाता है, लेकिन अगर आपको जो भी आपका एल्काइल ग्रुप है इसमें वो दोनों उसका डबल चाहिए, तो 2 मोल्स लेके आप इलेक्ट्रोलिटिकली इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, 2 इसमें से ये CO2 निकल जाता है, ये 2NaOH इसमें निकल जाएगा, और ये H और H मिलके H2 बना लेगा। ठीक है, ऐसे ही लिख के इसको बॉक्सेस में ये प्रोडक्ट्स ऐसे लाइन वाइज वो कर दोगे तो आपके प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रोसेस में स्पेसिफिकली क्वेश्चन भी पूछते कि क्या आप इसमें मीथेन प्रिपेयर कर सकते हो, तो इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड
क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि वो आपस में कंबाइन कर जाता है। इसमें जब मैकेनिज्म आप स्टडी करते हो तो CH3 फ्री रेडिकल बनता है, तो एक CH3 फ्री रेडिकल दूसरे CH3 फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन करके दो मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन कर जाते हैं, तो इसीलिए मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड यूजिंग दिस मेथड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन आता है, या फिर सिंपल आपको लिखने को आ सकता है। इसमें आ गया कि जैसे वोट्स रिएक्शन आप करते हो, तो इसमें कहता है कि आपने जैसे यहाँ पर भी मिथाइल क्लोराइड लिया है, यहाँ पर भी मिथाइल क्लोराइड लिया है, तो आप इसमें डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स क्यों नहीं लेते हो? डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स आर नॉट preferred for synthesis of alkyl halides। क्या रीजन है इसका? क्योंकि अगर आप डिफरेंट एल्काइल हैलाइड लेते हो, जैसे कि अगर आप लेते हो एक मिथाइल क्लोराइड और एक लेते हो इथाइल क्लोराइड, तो इसके तीन कॉम्बिनेशंस बनेंगे। ठीक है, क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे? एक बनेगा मिथाइल क्लोराइड प्लस मिथाइल क्लोराइड, दूसरा बनेगा मिथाइल क्लोराइड प्लस इथाइल क्लोराइड C2H5Cl, और तीसरा बनेगा इथाइल क्लोराइड प्लस इथाइल क्लोराइड C2H5Cl। ठीक है, तो इसमें आप सोडियम डालोगे ये निकल जाएगा, इसमें आप सोडियम डालोगे ये निकल जाएगा, और इसमें आप सोडियम डालोगे तो ये निकल जाएगा। तो आपको एक्चुअली थ्री डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, तो इसी मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स के मिलने की वजह से ये कहा जाता है कि आपको वुड्स रिएक्शन में डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज उससे आपको मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिलता है और एक भी प्रोडक्ट का यील्ड अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो मिक्सचर obtain and there is no good yield of single product। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन इसमें से आपको पूछे जाते हैं। एक बार फिर देख लो, लिख लो, ऐसे आपको पूरा याद होना चाहिए कि आपने एल्केन किस किस मेथड से किया है और क्या क्वेश्चन उसमें से पुट होता है। इसमें से भी बता दिया, इसमें से भी बता दिया। ये वाला हाइड्रोजनेशन वाला मेनली आपको कन्वर्जन में यूज होता है, सिंपल है, पाई बॉन्ड के अक्रॉस हाइड्रोजन ऐड करना होता है। ठीक है, तो ये है एल्केन्स की प्रिपरेशन। फिर हम करते हैं एल्केन की प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में तो नॉर्मल यही है कि फर्स्ट 4 गैसेस हैं, फिर 17 तक लिक्विड्स हैं, हायर वंस आर सॉलिड्स। ठीक है, और वीक फोर्सेस होती है, नॉन पोलर होते हैं ये नेचर में। नॉन पोलर का मतलब पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, क्योंकि कार्बन जो है, कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कोई खास फर्क नहीं है, तो इनमें पोलैरिटी नहीं होती है। क्योंकि ये नॉन पोलर हैं, तो ये वाटर में मिक्स नहीं होते हैं, क्योंकि जो सॉल्युबिलिटी रूल है वो कहता है लाइक डिसॉल्व लाइक, एक जैसी चीजें आपस में डिसॉल्व हो जाती हैं, मतलब पोलर चीजें पोलर में डिसॉल्व होंगी और नॉन पोलर चीजें नॉन पोलर में डिसॉल्व होती हैं। ठीक है, तो ये क्योंकि नॉन पोलर है और वाटर पोलर है, तो एल्कीन और वाटर आपस में मिक्स नहीं होते हैं। तो ये याद रखना है दैट दे आर alkanes are non-polar, they are not
soluble in water, ठीक है। और जैसे अगर कार्बन की चेन है, 5 कार्बन एटम्स की चेन है, फिर आपके पास इसकी ब्रांचिंग हो जाती है लाइक दिस, और फिर फर्दर ब्रांचिंग हो जाती है लाइक दिस। तो क्या होगा, जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है उसका ऑर्डर ऐसे होगा, ठीक है। जो लॉन्ग चेन होगी उसका होगा हाई सरफेस एरिया, उसकी होंगी greater amount of van der Waal forces, van der Waal forces, और उसका होगा हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। ये है फिजिकल प्रॉपर्टी। और केमिकल प्रॉपर्टीज में, इसमें हम पढ़ते हैं 6 रिएक्शंस इसके अंडर। ओके, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम पढ़ेंगे इसके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिर हम पढ़ेंगे इसका कंबशन रिएक्शन, फिर हम पढ़ेंगे आइसोमराइजेशन, फिर हम पढ़ेंगे एरोमेटाइजेशन, फिर हम पढ़ेंगे रिएक्शन विद स्टीम, फिर हम पढ़ेंगे पायरोलिसिस। ठीक है, अब पहले तो इनका मतलब समझते फिर डिटेल में करते हैं। सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं हम, ये कहते हैं कि जैसे कोई आपके पास कार्बन का कंपाउंड है, अगर आपको कोई भी चीज इसमें कुछ कोई रिएक्शन करना है, तो कार्बन तो अपने 4 बॉन्ड्स बना चुका है, अगर उसको रिएक्ट आपने करवाना है तो उसको ऑलरेडी बनी हुई कोई चीज निकालनी पड़ेगी, तभी कोई नई चीज आ सकती है। वो इसमें ऐड नहीं कर सकता, उसके साथ जितनी चीजें लगनी थी वो लग चुकी हैं। तो अगर आपको इसमें रिएक्शन करवाना है, तो आप मान लो यहाँ पर H है, CH3 है, C2H5 है, कुछ भी, तो ये कहता है कि आप यहाँ से कोई चीज निकालो, उसकी जगह आप सब्स्टिट्यूट करा सकते हो। तो हाइड्रोजन जैसे सबसे छोटी सी चीज है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से निकाल के होमोलिटिक फिजन करा के लाइट की प्रेजेंस में इसकी क्लोरीनेशन करवाएंगे। ठीक है, कि H फ्री रेडिकल निकाल देते हैं और Cl फ्री रेडिकल लगा देते हैं, तो ये सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी कि एक चीज को हटा के दूसरी चीज आप इसमें लगा दोगे, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाता है इसका। ठीक है, कंबशन में आप क्या करते हो, कंबशन होता है, ये कहते हैं कोई भी हाइड्रोकार्बन है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, अरीन, अल्कोहल, एल्डेल, व्हाटएवर, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन है, जब भी आप उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट करोगे ना, यू विल ऑलवेज गेट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। ठीक है, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है, हीट रिलीज होती है कंबशन जब भी होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जब भी हाइड्रोकार्बन को हीट करोगे, हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा।
जो थर्मोडायनामिक्स में आप रिएक्शंस भी करते हो, तो कंबशन रिएक्शन सबका यही बनेगा। आपके बस क्या डिफर करता है, बैलेंसिंग। बैलेंसिंग आपको अकॉर्डिंगली करने होते हैं। जैसे यहाँ पर अब यहाँ 2 लग जाएगा और यहाँ 2, तो सबकी बैलेंसिंग डिफर करेगी, प्रोडक्ट सेम बनते हैं कंप्लीट कंबशन अगर हो। आइसोमराइजेशन में क्या है, आइसोमर बन जाएगा। जैसे अभी हमने किया था कि 5 कार्बन एटम्स है, तो उसके ये 4+1 या फिर इस तरीके से ये, तो ये आइसोमर कैसे बनेगा, इसमें कुछ रिएजेंट डालना पड़ेगा। क्या रिएजेंट होगा, जैसे एन हाइड्रस AlCl3 आप इसमें डाल दोगे तो ये आइसोमर बन जाएगा, एन हाइड्रस AlCl3। अब ये छोटे छोटे ये नॉर्मल इतने ही रिएक्शन है, यहाँ तक ही आपको ये पता होना चाहिए। कंबशन में हमेशा हाइड्रोकार्बन की कंबशन से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है, और एल्केन जो भी एल्केन लोग एन हाइड्रस AlCl3 डाल रहे हो तो उसके आइसोमर्स बन जाते हैं। एरोमेटाइजेशन इज इम्पोर्टेंट, सब्स्टिट्यूशन इज इम्पोर्टेंट। रिएक्शन विद स्टीम में क्या है, ये कहता वैसे ये खास रिएक्टर में ही होते हैं स्टीम के साथ, लेकिन जैसे मिथेन है, इसमें अगर आप वाटर, स्टीम बनाना है ना, हाई टेम्परेचर पे वाटर के साथ ट्रीट करोगे तो ये बनता है CO+H2, इसको वाटर गैस बोलते हैं। ठीक है, CO+H2 वाटर गैस। और इसको मैंने नीचे लिखना था, ये इसके साथ नहीं, ये इसके साथ है अरोमेटाइजेशन। और ये सब्स्टिट्यूशन डिटेल में करेंगे क्योंकि वो बड़े वाले रिएक्शन है, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट वाले रिएक्शन है। और पायरोलिसिस, पायरोलिसिस भी आप 1 लाइन में इसको खत्म कर सकते हो। पायरो मीन्स हीट एंड लिसिस मीन्स ब्रेकिंग। तो आप हीट करके अगर चीज को ब्रेक करना है, कार्बन की चेन को ब्रेक करना है, कैसे ब्रेक कर सकते हो, जैसे ही कहता अगर आपके पास 6 कार्बन एटम्स की चेन है, आप उसको ब्रेक करके या तो आप सिंपल हाइड्रोजन हटा सकते हो, एल्कीन बना के हाइड्रोजन लगा सकते हो, या 4+2 के फॉर्म में कि एक एल्कीन ये बना दिया और 2 कार्बन का एल्केन बना दिया। ठीक है, ऐसे आप ब्रेक कर सकते हो, तो वो पायरोलिसिस है कि बड़ी चेन को तोड़ के छोटी चेन बना देना। ठीक है, या फिर हाइड्रोजन रिमूव कर देना। राइट, तो इस पोर्शन में सबसे इंपॉर्टेंट वाले हैं सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि उसका मैकेनिज्म भी दिया हुआ है, और दूसरा है एरोमेटाइजेशन, क्योंकि ये आगे कन्वर्जन में यूज होती है, एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए प्रिपरेशन भी बन जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं सब्स्टिट्यूशन, पहला वाला रिएक्शन एल्केन्स का सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये कहता, देखो हमने किया था कि एल्केन जो है वो नॉन पोलर है, तो प्रेफरेबली कहीं पर भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इसमें नहीं आएगा। तो जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नहीं आता उसके लिए कार्बोकेटायन कार्बन आयन बनना ये आसान नहीं है, तो हम इसकी बनाते फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल कैसे बनते, होमोलिटिक फिजन से। और होमोलिटिक फिजन कैसे होती है, होमोलिटिक फिजन होती है यूवी लाइट की प्रेजेंस में। ठीक है, यूवी लाइट की प्रेजेंस में या पर ऑक्साइड की प्रेजेंस में आप एल्केन्स को तोड़ के उसके फ्री रेडिकल्स बना सकते हो। फ्री रेडिकल एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है जो कि बहुत रिएक्टिव स्पीशीज होती है, और ये जैसे ही बनती है वैसे ही उसको कोई और चाहिए रिएक्ट करने के लिए, तो अगर किसी न्यूट्रल मॉलिक्यूल के पास जाएगी तो रिएक्ट करके उसका आगे फ्री रेडिकल जेनरेट करा देगी। ठीक है, अब तो एक ये हमने किया, अब इसमें हम लाइट एच न्यू लिख लो या यूवी लाइट चाहिए। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में हम फ्री रेडिकल जनरेशन करवाएंगे इसकी। ठीक है, और ये हम, मैंने कहा कि सब्स्टिट्यूशन है तो कुछ निकाल के कुछ लगाना है, तो क्या लगा सकते हो, क्लोरीन लगा सकते हो, क्लोरीन लगा सकते हो, ब्रोमीन लगा सकते हो, या आयोडीन लगा सकते हो। ठीक है, अब इसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो है वो क्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है। जो फ्लोरीन के रिएक्शन है वो इतने फास्ट हैं, एक्सप्लोसिव होते हैं वो जनरली नेचर में,
और जो आयोडीन के रिएक्शन है वो थोड़ी स्लो है, रिवर्सिबल है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में होते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं हो पाते, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अब इसमें सबसे पहले, अच्छा, इसमें जो मैकेनिज्म है वो 3 स्टेप्स में उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप इज चेन इनिशिएशन, जिसमें फ्री रेडिकल बनेगा। फिर है प्रोपगेशन, जिसमें वो फ्री रेडिकल बाकी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ जुड़ के नया फ्री रेडिकल बनाता रहता है। और लास्ट है टर्मिनेशन, जिसमें 2 फ्री रेडिकल्स आपस में जुड़ के उस चेन को खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे इसमें सिंपल रिएक्शन जो दिखाया है वो है कि जैसे कार्बन के पास अगर ये 4 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ बने हैं, हमने यहाँ पर Cl2 लिया और इसको होमोलिटिक फिजन करके 2 Cl फ्री रेडिकल और यहाँ से इसका फ्री रेडिकल बना दिया। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, ये H और ये Cl तो निकल जाएंगे और ये जो Cl फ्री रेडिकल रह गया ये इस CH3 फ्री रेडिकल के साथ जुड़ जाएगा। ये CH3 फ्री रेडिकल हो गया। ठीक है, और ये Cl फ्री रेडिकल हो गया। ठीक है, ये आपस में बॉन्ड बना लेगा, मतलब CH4 plus Cl2 in the presence of UV light or H nu, this gives you CH3Cl plus HCl। ठीक है, पर अभी ये रिएक्शन यहीं पर नहीं रुकता, जितना आप इसमें Cl2 ऐड करते रहोगे वो उतना ही सेम चीज होती रहेगी। और Cl2 डालो लाइट की प्रेजेंस में, ये CH2 Cl2 बन जाएगा। और Cl2 डालो क्लोरीन की प्रेजेंस में, ये CHCl3 बन जाएगा। और Cl2 डालो लाइट की प्रेजेंस में, ये CCl4 बन जाएगा। तो CH4 से CCl4 बनने के लिए इसको हर उस पे फ्री रेडिकल बना के ये पूरा रिएक्शन करवाना पड़ा। ठीक है, जिसमें ये बोलता है कि प्रोसीड कैसे होता है, पहले तो इनिशिएट होता है, ये इनिशिएशन वाला स्टेप है जिसमें Cl फ्री रेडिकल बन रहा है। ठीक है, ये इनिशिएशन हुई। फिर प्रोपगेशन के टाइम पे क्या होता है, ये Cl2 जाके इस न्यूट्रल मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करता है और ये CH3 फ्री रेडिकल बना देगा। ये आगे 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 चेन बढ़ाता रहेगा। कब तक ये चेन बढ़ती रहती है, जब तक 2 फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करके उसको टर्मिनेट ना कर दें। ठीक है, ये टर्मिनेशन का स्टेप। राइट, अब इसमें से आपके पास एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन के फॉर्म में मैं आपको मैकेनिज्म बताती हूँ। अभी तो मैंने सिर्फ आपको नॉर्मल रिएक्शन बताया है, मैं कोशिश करूंगी जो भी आपको क्वेश्चन आएंगे उसी के फॉर्म में आपको चीजें बता दूं। Yes, the question is, how do you account for how do you account for formation of ethane, formation of ethane during chlorination of methane, during chlorination of मीथेन। तो इसमें हम करते हैं 3 स्टेप्स। पहला इनिशिएशन, जिसमें हम क्लोरीन लेके उसकी
फ्री रेडिकल्स जनरेट करवाएंगे और हमें मिल जाएगा 2 Cl फ्री रेडिकल फर्स्ट स्टेप, इनिशिएशन का स्टेप। ठीक है, दीज आर क्लोरीन फ्री रेडिकल। ठीक है, इनिशिएशन स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप इज प्रोपगेशन। प्रोपगेशन में क्या होगा, आपके पास है CH3 और H ऐसे बनाया मैंने, CH4 के पास जाएगा और ये जो Cl फ्री रेडिकल बना ये जाएगा CH4 के पास। ठीक है, और यहाँ पर फिर होमोलिटिक फिजन होगी, ये इधर, इसके पास तो फ्री रेडिकल है ही, यहाँ पर भी एक फ्री रेडिकल बन जाएगा और क्या बनेगा हमारे पास, ये और ये कंबाइन कर जाएंगे, इसका फ्री रेडिकल और इसका फ्री रेडिकल। और ये H का फ्री रेडिकल। ठीक है, तो हमारे पास ये और ये कंबाइन कर जाएंगे HCl और हमारे पास बच जाएगा CH3 का फ्री रेडिकल। ठीक है, CH3 प्लस CH3 फ्री रेडिकल प्लस HCl, ये प्रोपगेशन होगी। प्रोपगेशन में क्या हुआ, यहाँ पर जो Cl फ्री रेडिकल बना था वो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल के पास गया जो कि मीथेन था और उसके फ्री रेडिकल बना दिए, एक के साथ खुद कंबाइन कर दिया और यहाँ पर नया फ्री रेडिकल जनरेट कर दिया। ये हुई प्रोपगेशन की। अब चलती रहेगी ये कहानी, मैं नया नया जनरेट करता रहूंगा और ये चलता रहेगा। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट टर्मिनेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन को देखो कि क्वेश्चन में उसने बोला था कि आप कैसे बोलोगे कि इथेन बनता है जब हम क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन करते हैं। ठीक है, अब टर्मिनेशन में 3 पॉसिबिलिटीज होती हैं। ये जो CH3 फ्री रेडिकल बना, ये CH3 फ्री रेडिकल यहाँ पर Cl फ्री रेडिकल बन रहा है, उसके साथ कंबाइन करेगा अगर तो CH3Cl बनाएगा। अगर ये वाला Cl फ्री रेडिकल अपने जैसे ही किसी Cl फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन कर जाए तो Cl2 बना लेगा। लेकिन अगर ये CH3 फ्री रेडिकल अपने जैसे कि CH3 फ्री रेडिकल के साथ कंबाइन कर जाए तब इथेन बन जाएगा। तो ये टोटल 3 स्टेप्स पॉसिबल होते हैं टर्मिनेशन में, जिसमें अगर आपको इथेन चाहिए तो आप इन दोनों स्टेप्स की बात नहीं करोगे, आप सिर्फ इस केस की बात करोगे कि टर्मिनेशन के टाइम ये जो नया फ्री रेडिकल यहाँ CH3 फ्री रेडिकल जनरेट हुआ तो ये अकेला एक ही थोड़े ना बनेगा, बहुत सारे चल रहे हैं, बहुत सारे रिएक्शन हो रहे हैं, मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो उनमें 2 CH3 फ्री रेडिकल जब मिलेंगे तो वो इथेन बनाएगा। ठीक है, राइट इट डाउन इसी फॉर्म में। एक एग्जांपल आप उसमें अगर जनरल भी आए तब भी ऐड कर सकते हो। ये इनिशिएशन, प्रोपगेशन और टर्मिनेशन, टर्मिनेशन के तीनों सही हैं पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ऐसे प्रेजेंट करना है। लिख लो इसको बेटा, मैं और क्वेश्चन देती हूँ एल्केन्स के रिलेटेड।
ओके, अब देखो, अब ये क्वेश्चन जो मैंने आपको करवा भी दिया, ये क्वेश्चन है आपकी बुक में ही एल्केन्स का। This is why is Woods reaction not preferred for preparation of alkenes containing odd number of carbon atoms? मतलब डिफरेंट डिफरेंट एल्काइल हैलाइड से क्यों नहीं आप बनाते हो? तो आपने यही लिखना है that they react in three different ways. So mixture of three alkanes is obtained instead of desired alkane. ठीक है, जो भी आपका desired alkane है वो ना मिलके mixture of three alkanes will be obtained और किसी की भी yield अच्छी नहीं होगी। और क्वेश्चन बताती हूँ मैं एल्केन से रिलेटेड। ओके, आपको बताना है, मैं कुछ कंपाउंड बनाऊंगी, आपको बताना है उसमें कितने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कार्बन प्रेजेंट हैं। एक ही क्वेश्चन है, ये भी मैंने आपको करवा दिया है वैसे। सोडियम सॉल्ट ऑफ which acid will be needed for preparation of propane? अगर आपको प्रोपेन बनाना है तो आपको डीकार्बोक्सिलेशन वाले रिएक्शन में कितने कार्बन का सॉल्ट लेना पड़ेगा, और आपको इसके लिए रिएक्शन भी लिखनी है।
एक आपका एल्केन की सिर्फ एल्केन्स में एक स्पेशल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म एग्जिबिट करते हैं जिसको हम कन्फर्मेशंस बोलते हैं, जिसमें ये कहता है कि सपोज आपके पास इथेन है तो ये इथेन एक दूसरे के अगर एग्जैक्टली आगे पीछे है तो इसको हम बोलते हैं एक्लिप्स्ड फॉर्म, जिसको हम हॉर्स प्रोजेक्शन में ऐसे और न्यूमैन प्रोजेक्शन में इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आइसोमर्स कैसे बनते हैं, आप इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइसोमर्स बना सकते हो। एक CH3 को आपको फिक्स्ड रखना है। सपोज ये येलो वाला जो एच लगेगा यहाँ पे, ये CH3 है ना, तो एच येलो वाला एच सपोज हम फिक्स्ड रखते हैं और दूसरे वाले हाइड्रोजन को हमने रोटेट कर देना है। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रोटेशंस इसमें पॉसिबल हैं और रोटेट करके जो बनेगा वो नया आइसोमर बन जाएगा। ठीक है, आप जिस एंगल से इसको रोटेट करते हो, जैसे आप 60 डिग्री से आप इसको रोटेट कर रहे हो या हाइड्रोजन इधर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे अभी ये 0 डिग्री है इसके बीच में, ये एग्जैक्टली इसके पीछे है। ये 60 डिग्री पे आप रोटेट कर सकते हो, इसको आप 120 पे रोटेट कर सकते हो, इसको आप 180 पे ला सकते हो। जब ये 180 पे आ जाएगा, एकदम ऑपोजिट पोजीशन पे आ जाएगा, इस फॉर्म को हम बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। और इसमें वो मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट होता है, मिनिमम इनकी रिपल्शंस होती हैं, इसीलिए सबसे ज्यादा जो स्टेबिलिटी है वो स्टैगर्ड फॉर्म की होती है। और ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं, इनको आपस में चेंज करने के लिए सिर्फ 12.5 किलो जूल पर मोल चाहिए होता है, तो इजीली ये आपस में इंटर कन्वर्ट हो जाते हैं। जो एंगल से आप इसको रोटेट करते हो वो होता है डायहेड्रल एंगल, और जो फोर्स लगेगी इन रिपल्सिव इंटरैक्शंस को ओवरकम करने के लिए वो होती है टॉर्शनल स्ट्रेन। ठीक है, और कितने आइसोमर बना सकते हो, इनफाइनाइट नंबर ऑफ आइसोमर्स, और ये सिर्फ एल्केन्स में पॉसिबल है, ये चीज एल्कीन्स या एल्काइंस में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये जो रोटेशन है ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस पॉसिबल होती है। डबल बॉन्ड में अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन बॉन्ड होने की वजह से वो बॉन्ड ब्रेक करना पड़ता है, इसीलिए ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस होगी। ठीक है, और इनको रोटामर्स भी इसीलिए बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आपको पता होना चाहिए, किसमें पॉसिबल है, एल्केन्स में। ठीक है, क्या बोलते हैं, कन्फर्मर्स या रोटामर्स। कितने आइसोमर बन सकते हैं, इनफाइनाइट। कितना एनर्जी डिफरेंस है, 12.5 किलो जूल पर मोल। ठीक है, जिस एंगल से रोटेट करते हैं वो है डायहेड्रल एंगल। जो फोर्स लगती है रोटेट करने के लिए वो है टॉर्शनल स्ट्रेन। ज्यादा स्टेबल कौन है, स्टैगर्ड वाला। कम स्टेबल कौन है, एक्लिप्स्ड वाला। ठीक है, ये चीजें आपको आइसोमर्स में पता होनी चाहिए। और कोई क्वेश्चन है तो बताओ, एल्केन्स में से कुछ पूछना है, कोई टॉपिक रह गया एल्केन में से, कोई क्वेश्चन नहीं? तो ये जो आपको क्वेश्चंस मैंने लिखे थे आप इसको आंसर्स लिखना। ठीक है, और जो भी डाउट्स होंगे वो नेक्स्ट क्लास में फिर हम कर लेंगे। ठीक है, इनके आंसर्स लिख लेना।
चलो, थैंक यू।